हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। आपको पता है कि मैं पॉलिटी में जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, चल रहा है अभी मूल अधिकार चल रहा है दोस्तों। अधिकार का ये लगभग मतलब इसके बाद एक वीडियो और बनेगा दोस्तों, उसके बाद मूल अधिकार हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये भाग 3 के बारे में हम लोग चर्चा करें दोस्तों। आपको पता है पॉलिटी में जो भाग 3 है दोस्तों वो मूल अधिकार से संबंधित है और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस कर रखा है दोस्तों। आपको पता है कितने प्रकार के आपको मूल अधिकार दिए गए हैं। टोटल आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। पहले 7 प्रकार का था दोस्तों, उसमें से एक जो आपका मूल अधिकार था वो हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों मूल अधिकार था पहले, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो हम पहले रिवाइज करते हैं दोस्तों कि हमने कौन कौन से मूल अधिकार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि समता का अधिकार, यानी ऐसे कहें कि समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता के अगर अधिकार की बात करें दोस्तों तो एक आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दोस्तों समानता का जो अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 14 से 18 तक आपको ये बताता है कि आपको किस तरह से आपको समानता समाज में जो है वह समान भाव से देखा जाएगा, यानी किस दृष्टि से आपको और कहाँ पर आपको समान दृष्टि से देखा जाएगा, चाहे वो कानून के नज़र में हो दोस्तों या किसी सरकारी नौकरी के उपलक्ष्य में दोस्तों। मतलब कि हर तरह से आप अगर भारत के नागरिक हैं दोस्तों, सभी भारत के नागरिक को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल जो आपका 19 से 21 तक जो आर्टिकल आता है दोस्तों वो आपका है आर्टिकल 19 से 21 स्वतंत्रता का, 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, है ना। तो इसमें आपके कई तरह से स्वतंत्रता मिले हैं दोस्तों। आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं पर भी मकान मतलब बनाने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर कई तरह से आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब स्वतंत्रता है दोस्तों। आप कहीं भी घूम सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल 19 से 22 तक ये बेसिकली आपको स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 23 से जो 24 है दोस्तों, यह आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। ठीक है, यानी आपको अगर आपका किसी तरह से शोषण होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा है, उसको बेच दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसका शोषण है। छोटे बच्चों को जबरदस्ती काम कराया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसका शोषण है। तो इसके विरुद्ध भी क्या आर्टिकल मतलब आपको अधिकार मिला गया है कि अगर आपका शोषण होता है तो दोस्तों आप भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, आप उसमें जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, यानी आप कंप्लेन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपका सहयोग जरूर करेगा। ठीक है, तो ये कहा गया है आज हम लोग। और इसके बाद दोस्तों एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों वह आर्टिकल 25 से कहाँ तक है, 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसने हमने पढ़ लिया, जिसमें आपको आप अगर किसी धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, आप किसी धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, यानी आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो भी स्वतंत्र हैं। तो हर चीज़ से यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संस्कृति, और आज जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो आपको अधिकार मिले हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो बात करें यहाँ पर आर्टिकल, तो इसमें 2 ही आर्टिकल है दोस्तों, 29 और 30। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 में क्या क्या लिखा गया इसको हम समझते हैं। ये आर्टिकल 29 में कहा गया दोस्तों कि अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा की जाएगी। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए अल्पसंख्यक यानी अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या, जिनकी संख्या क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यक कहते हैं, यानी माइनॉरिटी जो कहते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। यानी अब ये संख्या किसी आधार पे ही हो सकता है। जैसे समझिए भाषा के आधार पे, अगर मान लीजिए कहीं पर भी हिंदी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं और इंग्लिश बोलने वाले कम हैं, तो यहाँ पर जो इंग्लिश वाले हैं उसको बोलेंगे अल्पसंख्यक, बोलेंगे क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक आप जात के आधार पर भी देख सकते हैं, यानी कहीं पर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि मुस्लिम लोग अधिक होते हैं और कहीं कहीं पर क्या होता है दोस्तों कि हिंदू लोग अधिक होते हैं। तो जहाँ पर जो ज़्यादा अधिक मतलब जिनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और जिनके तुलना में किसी की संख्या अगर कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपने देखा ही होगा
कि अनेक ऐसे, जैसे मान लीजिए पंजाब है, ठीक है, पंजाब में क्या है, पंजाबी लोग हैं, ठीक है। तो पंजाब में पंजाबी लोग हैं, और बात करें अगर यूपी में, तो यूपी में कौन लोग हैं, यूपी में आप देखेंगे तो हिंदू लोग मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक देखिए विशेष जगह की बात है, अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं कहीं पर क्या होते हैं कि जो SC ST के लोग हैं वही ज़्यादा हैं, तो कहीं नहीं वही मैट्री में नहीं आएंगे, ठीक है, वह अल्पसंख्यक में नहीं आएंगे। तो अल्पसंख्यक का सिंपल सा मतलब यही है कि जिनकी संख्या कम हो। तो कहा गया है जिसमें कि अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है, रक्षा इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो होंगे दोस्तों इनके हितों की जो है वो रक्षा किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, आपने देखा होगा दोस्तों कहीं पर अगर कोई मेजॉरिटी जो है अधिक है, मतलब जिनकी मेजॉरिटी क्या है, अधिक है, यानी अगर हम कहें कि मान लीजिए कहीं पर हिंदू हिंदू लोग, ठीक है, अधिक है, देखिए हर जगह बात नहीं कर रहा हूं, बस आपको मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। मतलब कहीं पर हिंदुओं की संख्या क्या है, अधिक है, और मुस्लिमों की संख्या क्या है, कम है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो जो मुस्लिम लोग होते हैं वह कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। मतलब हिंद जिसकी संख्या अधिक होगा वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप संख्या में अधिक है और आप कम संख्या वाले को आप थोड़ा भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपराधी होंगे और कानून आपको इसके लिए सजा दे सकता है। तो यहाँ पर कहा गया अल्पसंख्यकों की, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि कहीं कहीं क्या होता है हिंदू लोग कम होते हैं और मुस्लिम लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं दोस्तों, देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए वैसे बेसिकली अब कम हो गए हैं, लेकिन जैसे पहले देखिए भाई, पहले देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर जो है उच्च वर्ग के लोग क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो निम्न वर्गों के लिए दोस्तों थोड़ा कठिनाई हो जाती है, ठीक है। उन्हें आप देखेंगे कि क्या होंगे कि अधिक दबा कर रखा जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि आर्टिकल 19 साफ कहा गया कि आप जो अल्पसंख्यक हैं आप उसको दबा कर नहीं रख सकते, वो भी एक आम नागरिक की तरह स्वतंत्र है अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 29 किसकी संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल जो है आपका 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है, अब देखिए जो अल्पसंख्यक है इनके लिए दिक्कत क्या है भाई, ये अपना संस्थान खोलने का अधिकार है, और ये भी कहा गया कि जो अल्पसंख्यक है दोस्तों वह अपना संस्थान खोल सकते हैं, और अपने उसके लिए जो सरकार जो है वो सहायता करेगी, यानी सरकार उसके लिए पैसा देगी, ठीक है, ऐसे कहा गया है। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों है, अब बात समझिए आप, जैसे आपका मदरसा हो गया, क्या हो गया, मदरसा। मदरसा जो है दोस्तों, अब बताइए कि आप देखिए जो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं दोस्तों, ठीक है, तो किसी भी हिंदू स्कूल में कभी भी आपको उर्दू नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इनके लिए क्या कहा गया कि अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपनी एक संस्था छोड़ लीजिए, खोल लीजिए, ठीक है, अपनी संस्था खोल लीजिए और आप उसमें उर्दू पढ़ाइए, और इसकी व्यवस्था जो है आपके लिए सरकार भी करेगी, यानी सरकार आपको इसके लिए क्या करेगी, मदद करेगी। अब देखिए, अब मान लीजिए कहीं कहीं विशेष जाति के लोग होते हैं दोस्तों, तो उन जैसे मान लीजिए, अब देखिए अब क्या है कि अब कोई हिंदू कॉलेज है उसमें आप कोई पंजाबी आकर पढ़ने लगे, तो दिक्कत तो है ना, दिक्कत क्या है भाई कि वह चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या कहा कि अगर आप पंजाबी आपको पढ़ना है भाई, तो आप अपनी भाषा में एक स्कूल खोल लीजिए, संस्था खोल लीजिए, ठीक है। इसी तरह आप देखिए संस्कृत का भी है, आपके जो संस्कृत महाविद्यालय होते हैं दोस्तों, इसमें संस्कृत की बात की, इसमें सिर्फ संस्कृत की ही पढ़ाई होती है दोस्तों। तो ये भी क्या है, ये भी तो है ना, मान लीजिए संस्कृत पढ़ने वाले लोग बहुत इस समय थोड़ा कम हो गए हैं, ठीक है, यानी संस्कृत में ज़्यादा लोग कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कृत भी क्या हो गया, एक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गया है, यानी संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय भी इसी के, देखिए मदरसा हो गया, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गए, तो यह इसी के श्रेणी में क्या होते आते हैं। तो कहा यह गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्था क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं।
और सरकार उन्हें क्या करेगी, धन की आपूर्ति करेगी। अब देखिए दिक्कत क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जो ये जैन धर्म वाले लोग हैं, ठीक है, जैन धर्म वाले, ये जो जैन धर्म वाले हैं लोग, ये क्या करते हैं कि अर्धनग्न रहते हैं। अब बताइए जैन धर्म के लोग क्या होते हैं, अर्धनग्न रहते हैं। अब देखिए कोई अगर अर्धनग्न होकर के किसी आम स्कूल में चला जाए तो क्या उसको लोग मतलब रहने देंगे, उसको चिढ़ाने लगेंगे। दोस्तों चिढ़ाना समझ रहे हैं ना, उसको मतलब अजीब तरह से ट्रीट करेंगे लोग। तो इसीलिए कहा गया भाई, अगर आपको अपने वेशभूषा को रखना है ऐसे, तो आप अपनी अलग एक संस्था खोल लीजिए। आप अपने जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं उनको जाइए पढ़ाइए, उसमें पढ़िए, इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और इसके लिए सरकार क्या करेगी, आपकी सहायता करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा ऐसे समझिए, अगर आर्टिकल 29 को और थोड़ा गहराई से समझे दोस्तों, तो देखिए अल्पसंख्यकों के हितों, जैसे मान हितों की रक्षा, जैसे मान लीजिए अब आप क्या करेंगे, संस्कृत के आधार पे कोई लोग संस्कृत जानता है तो संस्कृत के आधार पे आप उसका भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, समझिए बात को। लेकिन क्या है ना, रियल में होता ही होता है। आप देखते नहीं हैं कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं उनको अच्छे दृष्टि से देखा जाता है, क्यों, और उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 29 है इसका तो खंडन कर रहा है ना। आर्टिकल 29 क्या कर रहा है भाई, आप किसी भाषा के आधार पर, आप लिपि के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और किसी भी संस्थान से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, रियल में ऐसा होता नहीं है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनियां हो गई या सरकारी कंपनियां हो गई दोस्तों, लिमिटेड कंपनियां हो गई, वे आपको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो रीजन क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तो नहीं हो रही है। लेकिन मतलब होता क्या है, यहाँ पर कहा यह गया है कि जो आर्टिकल 29 में, कि अगर आप भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे किसी को किसी संस्थान से वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और मतलब आप समझ गए होंगे कि आप देखे भी होंगे कि बहुत जगह ऐसे होते हैं कि हमको भाषा के आधार पे ही लोगों को निकाल दिए जाते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे भी क्या करते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें होते हैं, ठीक है। लेकिन ये लीगल नहीं है। फिर भी अगर आप इसका शिकायत करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए है। लेकिन देखिए इतनी छोटी सी बात के लिए शिकायत करने तो कोई जाएगा नहीं, इसी का क्या करते हैं लोग, फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। नहीं तो संविधान हमको पूरा अधिकार दिया है कि अगर आपको इस तरह से कोई ट्रीट कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में गए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले, देखिए जो अनुच्छेद 30 है दोस्तों, ये क्या कहता है, अनुच्छेद जो 30 है ये कहता है कि संस्थान खोलने का अधिकार, ये तो ये हो गया दोस्तों, है ना, सॉरी। अब देखिए अनुच्छेद 31 जो है वो क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ देखिए अनुच्छेद 31 जो है ये मतलब एक तरह की स्वतंत्रता था, इसमें संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। क्या था, एक आपको मूल अधिकार मिला था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन बाद में दोस्तों जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके, यानी आर्टिकल 31 से हटा करके आर्टिकल 300A में जा करके रख दिया गया। और इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार ना मान करके एक कानूनी अधिकार बन गया। तो क्वेश्चन पूछाता है कि जो संपत्ति किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो संविधान संशोधन क्या था, 44वां संशोधन था। और इसके तहत दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों वह मूल अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये थे दोस्तों, आज हम बस डिस्कस करेंगे इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे दोस्तों, ये दोनों आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे। और आर्टिकल देखिए जो संपत्ति का अधिकार था पहले कितना था, आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब कहाँ पर है, 300A में चला गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।